नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा की भूगोल की पाठ्यपुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का प्रथम पाठ मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र को पढ़ने जा रहे हैं। एक अध्ययन के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, अनुभवी एवं व्यवहारिक है। भूगोल में सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के विषयों का समावेश है। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात पृथ्वी पर जो कुछ भी है, समय काल के संदर्भ में जो भी बदलाव आए हैं उसका अध्ययन हम भूगोल में कर सकते हैं। उदाहरण, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। यह कहाँ आया, कब आया, इसके प्रभावों का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। भूगोल की परिभाषा। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। हम 11वीं कक्षा के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के प्रथम अध्याय में ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि भूगोल की दो शाखाएं होती हैं। पहली विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की शाखा और दूसरा प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखा। विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार की शाखा 3 प्रकार की होती है: भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल। प्रादेशिक उपागम के आधार पर शाखाओं को भी विभाजित किया जाता है। सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे भौतिक भूगोल से। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, जैसे भू आकृतियाँ, मृदा, जलवायु आदि। मानव भूगोल भौतिक या प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण है, उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रकृति और मानव क्रियाओं का पृथक कर सकते हैं? प्रकृति और मानव के बीच द्वैधता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं और इन्हें समग्रता से देखा जाना चाहिए। इसलिए हम यह देखते हैं कि पृथ्वी पर भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान के प्रतीकों के उपयोग में किया जाता है, जैसे पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी के मुख, सड़क, रेल मार्ग और जल मार्गों के जाल में प्रायः परिसंचरण की धमनियों के रूप में हम वर्णन करते हैं। अर्थात हम प्रकृति का वर्णन करने के लिए मानव शरीर के अंगों का उपमा के रूप में प्रयोग करते हैं। उत्तर हमारे सामने है कि हम प्रकृति और मानव को पृथक नहीं कर सकते, जबकि इतने जटिल रूप से ये आपस में जुड़े हुए हैं। इस वर्ष हम मानव भूगोल से संबंधित विषयों को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम मानव भूगोल की परिभाषाओं से प्रारंभ करते हैं, जो विश्व के प्रमुख भूगोलविदों द्वारा प्रतिपादित की गई है। सर्वप्रथम रीट्ज़ल से शुरुआत करते हैं। उनके अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इस परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है, अर्थात मानव भूगोल में मानव समाज और धरातल के विभिन्न अंगों का एक साथ अध्ययन करते हैं। दूसरी परिभाषा एलन सी सैंपल द्वारा प्रतिपादित है। उनके अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। सैंपल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता का प्रमुख शब्द है, अर्थात स्थिरता नहीं है, गति है। मानव और पृथ्वी दोनों क्रियाशील हैं, स्थिर नहीं हैं। इसी क्रियाशीलता का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। तीसरी परिभाषा वाडिला ब्लाश द्वारा प्रतिपादित है। उनके अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इन पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है, जिनकी परिभाषा मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर क्रियाओं के द्वारा करता है। ग्रह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग,
खेत आदि मनुष्य के प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुएं तथा भौतिक सांस्कृतिक में अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा वृहद स्तर पर परिवर्तित किया गया है। साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। अब हम मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सर्वप्रथम है पर्यावरणीय निश्चयवाद, दूसरा है संभववाद और तीसरा है नव निश्चयवाद। सर्वप्रथम हम मानव भूगोल की पहली विचारधारा को समझेंगे, जो कि पर्यावरणीय निश्चयवाद व मानव का प्रतिकरण है। इस विचारधारा के अंतर्गत हम प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मानव अपने आप को प्रकृति के सामने अक्रियाशील समझता है। मानव प्रकृति को पार करने की कोई सोच नहीं रखता। मानव अपने आप को प्रकृति के अधीन समझता है। मानव ने अपने आप को प्रकृति के आदेशों के अनुसार ढाल लिया है। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। मानव प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए मानव प्रकृति पर निर्भर था। ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। बिना प्रकृति के नियमों को जाने मानव किसी भी प्रकार का विकास नहीं कर सकता। उदाहरण, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की है। डीएनए और अनुवांशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया है। अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान विकसित करने के लिए हमें वायु की गति के नियमों का प्रयोग करना पड़ा है। हम यह देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकास करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को भी कम करती है। अब पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा को हम एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझेंगे। यह कहानी बेंदा नाम के व्यक्ति की है। वह मध्य प्रदेश के जंगलों में रहता है और वह मानता है कि उसकी सभी ज़रूरतों की वस्तुएं माता प्रकृति उसे प्रदान करती है। वन के छोटे क्षेत्रों को काटता है, जुताई करता है, अपनी चारों ओर खिले हुए महुआ के पेड़ों को देखता है और बहुत खुश रहता है। अपने आप को वो वन की संतान मानता है और आशा करता है कि वन की आत्माएं उस पर दया करेंगी और उसे जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी। दूसरी संकल्पना संभववाद व प्रकृति का मानवीकरण है। इसके अंतर्गत मानव अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। मानव अभाव की अवस्था में स्वतंत्र की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, अर्थात इसमें मानव अपने आप को प्रकृति के अधीन नहीं समझता। वह हमेशा यह सोचता है कि प्रकृति उसे अवसर प्रदान कर रही है। वह उसका प्रयोग करके प्रकृति के प्रभावों को अपने ऊपर पड़ने कभी नहीं दे सकता। इस संकल्पना को हम एक कहानी के द्वारा समझेंगे। कैरी नाम की 58 वर्षीय महिला एक ऐसे शहर में रहती है जहां पर प्रचंड पवनें व भारी हिमपात होता है। परंतु कैरी प्रातः 8 बजे उठकर कार से काम पर जाती है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर हैं और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइट जलाए रखती है, जिससे कोहरे व धुंध का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विश्वविद्यालय का परिसर जहां पर वह कार्य करती है, उसमें तापमान को सुखदायक 23 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रखा जाता है। तापमान को सावधानीपूर्वक नियंत्रित भी किया जाता है। उसके क्षेत्र में ठंड के कारण कुछ फल नहीं उग पाते हैं, परंतु फिर भी वह गर्म क्षेत्रों में उगने वाले फलों का आनंद लेती है, क्योंकि वह सभी वायुयान द्वारा मंगवाए जाते हैं। कैरी कंप्यूटर की सहायता से एक ही क्लिक से अपने दिल्ली के सहकर्मियों से आसानी से जुड़ जाती है। इससे यह पता चलता है कि संभववाद के अंतर्गत यह संभावना है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदान की गई विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी जीवन शैली अपने अनुसार संभव कर सकता है।
पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद में कुछ मुख्य अंतर हैं। पहले, पर्यावरणीय निश्चयवाद। मानव अपने आप को प्रकृति का दास समझता है, वहीं संभववाद में मानव संभावनाओं का स्वामी है। पर्यावरणीय निश्चयवाद में मानव प्रकृति में बदलाव की सोच नहीं रखता, परंतु संभववाद में मानव प्रकृति में बदलाव की सोच रखता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद में प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानता है। मानव भौतिक पर्यावरण को माता प्रकृति का रूप मानता है। वहीं पर संभववाद में मानव प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने में सक्षम है। अब हम तीसरी विचारधारा पढ़ेंगे, नव निश्चयवाद। भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की, जो कि दोनों विचारधाराओं पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच की संकल्पना थी। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। उदाहरण, चौराहे पर दिखने वाली लाल बत्ती हमें यह स्पष्ट करती है कि लाल बत्ती का होना अर्थात ट्रैफिक उस समय रुक जाए, और हरी बत्ती का मतलब बिना रुके आगे बढ़ें। अर्थात चौराहे पर मिलने वाली यह बत्ती हमें होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जैम से बचाती है। उसी प्रकार ना तो हम प्रकृति के सामने पूर्णतः रुकें और न ही संभववाद की संकल्पना की तरह प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की सोच रखें। नव निश्चयवाद की अवधारणा हमें प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति जब हमें बदलाव करने की अनुमति दे, तब हम अपने कार्य करें। वहीं जहां प्रकृति हमें रुकने का संकेत देगी, जैसे ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह, तो हम रुकेंगे, इंतज़ार करेंगे और हरी बत्ती होने पर आगे बढ़ेंगे और फिर सीमाओं में रहते हुए प्रकृति को हानि ना पहुंचाते हुए संभावनाओं को उत्पन्न करेंगे। अर्थात मनुष्य प्रकृति के सामने अक्रियाशील नहीं है और न ही प्रकृति का पूर्ण विजय प्राप्त करने की सोच रखता है। उदाहरण, जैसे हम बांधों को बनाते हैं नदी के बहाव पर, ताकि हम बाढ़ जैसी समस्याओं को खुद को सुरक्षित कर सकें, परंतु हम नदी के बहाव को पूरी तरह नहीं रोक सकते। प्रकृति हमें इसके लिए अनुमति कभी नहीं देगी। यदि हम प्रकृति के नियमों को ना माने तो परिणाम स्वरूप बांध टूट सकता है। मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम। सर्वप्रथम प्रारंभिक उपनिवेश युग। इस काल में मानव भूगोल के अध्ययन के लिए प्रमुख उपागम था अन्वेषण और वितरण। आपने वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस की समुद्र की कहानियां सुनी होंगी कि किस प्रकार उन्होंने समुद्र के रास्ते विभिन्न क्षेत्रों को विश्व से अवगत कराया। इस काल में यूरोपीय देश साम्राज्य विस्तार और व्यापारिक कारणों से विश्व में नए क्षेत्रों की खोज को प्रोत्साहन दे रहे थे। नए क्षेत्रों की खोज और उनका वितरण भूगोलवेताओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। दूसरा, औपनिवेशिक युग। इस काल में अध्ययन के लिए प्रमुख उपागम था प्रादेशिक विश्लेषण उपागम। प्रदेश के सभी पक्षों में विस्तृत वर्णन किए गए। जब सभी क्षेत्र पृथ्वी के भाग हैं, तो हम इन सभी भागों का अध्ययन एक एक करके विस्तृत रूप से कर सकते हैं, ताकि हम पृथ्वी को संपूर्ण रूप में समझने में सहायता हो। तीसरा, 1930 से अंतर युद्ध अवधि। मानव भूगोल की तीसरी उपागम है क्षेत्रीय विभेदन उपागम। इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है। अर्थात एक क्षेत्र में क्या ऐसा खास है जो दूसरे क्षेत्र में नहीं है। इस उपागम में एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से भिन्नता को समझने पर बल दिया गया। चौथा, 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक स्थानिक संगठन उपागम। इस काल में कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट माना जाता है। मानव के द्वारा घटित घटनाओं को समझने के लिए भौतिकी के नियमों का उपयोग
किया जाने लगा, अर्थात आंकड़ों पर अधिक बल दिया जाने लगा। बाद में इस उपागम की अत्यधिक आलोचना की जाने लगी, क्योंकि इस उपागम में अत्यधिक सांख्यिकीय आंकड़ों का उपयोग होने लगा था और मानव से संबंधित समस्याओं पर किसी भी प्रकार पर बल नहीं दिया जाता था, न ही मानवीय समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की जाती थी। सिर्फ सांख्यिकीय आंकड़ों पर ही ध्यान दिया जाता था। पांचवा, 1970 के दशक में, इस काल में मानव भूगोल में 3 नए उपागमों की उत्पत्ति हुई। यह 3 थे मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा। यह वह काल था जब लोग मात्रात्मक क्रांति से अत्यंत असंतुष्ट और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते 1970 के दशक में मानव भूगोल की इन 3 नई विचारधाराओं का जन्म पूंजीवाद के कारण असंतुष्ट व अप्रसन्न लोगों के द्वारा उत्पन्न की गई। भूगोलवेताओं ने सामाजिक राजनैतिक समस्याओं की समझ पर अधिक बल दिया। इन 3 विचारधाराओं के बारे में थोड़ा सा जान लें, जो 1970 के दशक में शुरू हुई थी। पहला, मानवतावादी विचारधारा। मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। इसमें आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। आमूलवादी व रेडिकल विचारधारा। इस विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। अगली है व्यवहारवादी विचारधारा। इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर अत्यधिक सामाजिक वर्गों के विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन पर बल दिया गया। 1990 का दशक, मानव भूगोल का उत्तर आधुनिकवाद उपागम। इसमें स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। इस उपागम में मानवीय दशाओं की व्याख्या पर बल दिया गया, जो आज के समय में अध्ययन की जाती हैं। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। सर्वप्रथम हम मानव भूगोल के क्षेत्रों को पढ़ेंगे। मानव भूगोल के क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला, सामाजिक भूगोल। दूसरा, नगरीय भूगोल। तीसरा, राजनीतिक भूगोल। चौथा, जनसंख्या भूगोल। पांचवा, आवास भूगोल। और छठा, आर्थिक भूगोल। अब हम इन भूगोल के क्षेत्रों के उपक्षेत्रों को एक एक करके पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम सामाजिक भूगोल के क्षेत्रों को पढ़ते हैं। सामाजिक भूगोल के 7 उपक्षेत्र हैं। पहला, व्यवहारवादी भूगोल, कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। मानव भूगोल की इन क्षेत्रों का संबंध सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से है। व्यवहारवादी भूगोल का संबंध मनोविज्ञान से है। सामाजिक कल्याण भूगोल का संबंध कल्याण अर्थशास्त्र से है। आवास भूगोल का संबंध समाज शास्त्र से है। सांस्कृतिक भूगोल का संबंध मानव विज्ञान से है। लिंग भूगोल का संबंध समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन से है। ऐतिहासिक भूगोल का संबंध इतिहास से है। चिकित्सा भूगोल का संबंध महामारी विज्ञान से है। यहाँ आप समझ गए होंगे कि यह सामाजिक भूगोल मानव भूगोल का एक उपक्षेत्र है और सामाजिक भूगोल में यह 7 उपक्षेत्र हैं और यह सभी क्षेत्र सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषयों से संबंध रखते हैं। नगरीय भूगोल मानव भूगोल का दूसरा क्षेत्र है। नगरीय भूगोल सामाजिक विज्ञान में नगरीय अध्ययन और नियोजन से संबंध रखता है। राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल का तीसरा क्षेत्र है। राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र हैं। पहला है निर्वाचन भूगोल और दूसरा है सैन्य भूगोल।
राजनीतिक भूगोल के यह उपक्षेत्र सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषयों से संबंध रखते हैं। वे हैं सैन्य भूगोल जो सैन्य विज्ञान से संबंध रखता है और राजनीतिक भूगोल जो सीधा राजनीतिक विज्ञान से संबंध रखता है। जनसंख्या भूगोल। मानव भूगोल का अगला क्षेत्र जनसंख्या भूगोल है जो सामाजिक विज्ञान के जनांकीय से संबंध रखता है। आवास भूगोल। मानव भूगोल का अगला क्षेत्र है आवास भूगोल जो सामाजिक विज्ञान के नगर ग्रामीण नियोजन क्षेत्र से संबंध रखता है। आर्थिक भूगोल। मानव भूगोल का अगला क्षेत्र है आर्थिक भूगोल। यह मानव भूगोल की बड़ी शाखा है। इसके अंतर्गत 6 क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला संसाधन भूगोल, दूसरा कृषि भूगोल, तीसरा उद्योग भूगोल, चौथा विपणन भूगोल, पांचवा पर्यटन भूगोल, छठा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र से सीधे विषय वस्तु प्राप्त करता है। यह सभी उपक्षेत्र सामाजिक विज्ञान की शाखाओं से संबंध रखते हैं। जैसे संसाधन भूगोल का संबंध संसाधन अर्थशास्त्र से है, कृषि भूगोल का संबंध कृषि विज्ञान से है, उद्योग भूगोल का संबंध औद्योगिक अर्थशास्त्र से है, विपणन भूगोल का संबंध व्यापारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र वाणिज्य से है, पर्यटन भूगोल का संबंध पर्यटन और यात्रा प्रबंधन से है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल का संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से है। अभी हमने मानव भूगोल के क्षेत्रों व उपक्षेत्रों के बारे में पढ़ा है। आशा करती हूँ कि आपको मानव भूगोल की संकल्पना, मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं, मानव भूगोल के उपागम, मानव भूगोल के क्षेत्र व उपक्षेत्र अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।